नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे हैं और आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताब हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, कल भी हमने पढ़ा था। कल हमने हाड़ौती प्रदेश पढ़ा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर कल हमने हाड़ौती का प्रदेश पढ़ा था और आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत से। और सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेश है ये। राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है और खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। खनिज नहीं है इसके अंदर का। आइए देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये द्वितीय क्रम की संरचना है। इसमें मरुस्थलीय उच्चावाच है। समुद्र तल से 300 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाले प्रदेशों को मैदानी प्रदेश कहते हैं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि समुद्र तल चेन्नई के अंदर है। भारत में समुद्र तल की जो माप की जाती है वो चेन्नई के समुद्र तल से की जाती है। चेन्नई स्थित समुद्र तल से भारत या राजस्थान के किसी भी उच्चावच क्षेत्र की माप की जाती है। तो ऐसा उच्चावच क्षेत्र जहां 300 मीटर से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो तो वो मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश 300 मीटर से कम क्षेत्र वाला है। ज्यादातर क्षेत्रों में 190, 180 या 200 मीटर की ऊंचाई है मैदानी इलाकों में। पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक जल संसाधन हैं, उन प्राकृतिक जल संसाधनों की बात करें तो कौन कौन से हैं? जैसे महासागर है, सागर है, खाड़ियां हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। इन सारे सागर और महासागर और नदी के सोर्सों की बात करें, नदी के संसाधनों की बात करें तो इनमें से नदियां एकमात्र ऐसा साधन है जो अपने जल को बहा के ले जाती हैं। बाकी सभी संसाधन अपने जल को स्थिर रखते हैं। सागरों में, महासागरों में, खाड़ियों में, झीलों में, तालाब में, सब जगह पे, कुओं में, बावड़ियों में, सब जगह पे अपना जो जल होता है वो स्थिर होता है। लेकिन नदियों के द्वारा, हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, नहरें भी अपने जल को बहा के ले जाती हैं, लेकिन नहरें कृत्रिम हैं, मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक संसाधनों में नदियां जो हैं वो अपने जल को एक स्थान से दूसरी जगह पर बहा के ले जाती हैं। इस बहा के ले जाने के कारण जब नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बहा के ले जाती हैं तो अपने साथ में जिस पहाड़ पे से वो गुजरती हैं, जिस स्थान से वो गुजरती हैं, वहां के कंकड़, पत्थर, चट्टान, मैदान, रेत, इन सबको वो लेके चलती हैं। कंकड़ पत्थर पहाड़ों को फोड़ती हुई चलती हैं, पहाड़ों को तोड़ती हुई चलती हैं वो नदियां। और पहाड़ों को तोड़ के जो कण, कंकड़, पत्थर, चट्टान नदी के साथ चलते 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 धीरे 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 छोटे कणों में बदल जाते हैं और नदी अपने किनारे पर अवसाद जमा करती है, निक्षेपण जमा करती है। अपने किनारों पर अवसाद या निक्षेपण जमा करती है और वही नदी के द्वारा बहा के लाए गए अवशेषों को जहां पे नदी अपने किनारे पर जमा कर देती है तो वहां पर ये मैदानों का निर्माण करती है। यानी नदी द्वारा लाए गए विक्षेपों को, निक्षेपणों को बहाकर लाती है और वो किसी एक स्थान पर नदी अपने किनारे पर जमा करती चली जाती है तो उस जगह पर मैदानों का निर्माण होता है। नदी द्वारा मैदानों को निर्माण होता है। तो भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में मध्य का विशाल मैदान पाया जाता है। भारत के अंदर मध्य का विशाल मैदान पाया जाता है जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का और उनकी सहायक नदियों का विशाल मैदान कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भी
इसी मध्य के विशाल मैदान का एक हिस्सा है। यानी कि भारत के मध्य के विशाल मैदान का एक हिस्सा है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसे गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। जैसे हम बात करें कि हिमालय पर्वत से गंगा नदी और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं। ये नदी अपने द्वारा पानी के साथ में जो गाद बहाकर लाती हैं या निक्षेपण बहा के लाती हैं, उनको किनारों पर इकट्ठा करती चलती हैं, और किनारों पर जो इकट्ठा करती हैं वो किनारों पर इकट्ठा करने की वजह से यहां पर मैदानों का निर्माण हुआ है। अब बात करें हम हिमालय पर्वत के बारे में, कहा जाता है कि यह टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, और हिमालय पर्वत साइनोजोइक एरा के अंदर, साइनोजोइक एरा में या टर्सरी काल में या तृतीयक महाकल्प के नवजीवी महाकल्प में, तृतीयक महाकल्प के नवजीवी महाकल्प में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई तो फिर हिमालय पर्वत पर से नदियां निकलना प्रारंभ हुआ। जब हिमालय पर्वत बन गया, यानी कि तृतीयक महाकल्प में, टर्सियर काल के तृतीयक महाकल्प के नवजीवी महाकल्प में, तृतीयक महाकल्प में या नवजीवी महाकल्प में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। उस उत्पत्ति के बाद हिमालय पे से गंगा नदी, यमुना नदी या उनकी सहायक नदियां या गंगा तंत्र की नदियां निकलना प्रारंभ हुई। जब ये नदियां निकलना प्रारंभ हुई तो ये उस पहाड़ को, चट्टानों को फोड़कर वो अपने साथ में निक्षेपण लाई, और निक्षेपणों से मैदानों का निर्माण हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य का जो विशाल मैदान है, ये चतुर्थ महाकल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। चतुर्थ महाकल्प में कैसे मैदानों की उत्पत्ति हुई है? ये मैदानों की उत्पत्ति कोई 1 वर्ष, 2 वर्ष या 50 वर्ष या 10 वर्ष या 20 वर्ष की बात नहीं है। ये करोड़ों वर्ष के दौरान ये काम होते हैं। करोड़ों वर्षों के दौरान इस तरह की घटनाएं घटती हैं, या करोड़ों वर्षों के दौरान मैदानों का निर्माण हो पाता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में कोई नदी किसी मैदान का निर्माण कर दे। इसमें होता क्या है, जैसे गंगा यमुना नदी की ही बात करें, हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, तो जैसे जब गंगा यमुना नदी में बाढ़ आती है या बहुत अधिक पानी आता है, तो गंगा यमुना नदी का पानी बहकर पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में आकर भर जाता है। ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली और हाड़ौती के पठार के मध्य में आता है। यहां तक आके पानी भर जाता है। जब बाढ़ धीरे धीरे कम होती है, गंगा यमुना नदियों में पानी कम होता है। जब पानी कम होता है तो पानी, यहां में भरा हुआ पानी वापस नदी के अंदर चला जाता है, और पानी के साथ लाई हुई गाद, मैल, जो कुछ होता है वो मैदानों में जमा हो जाता है। उससे के मैदानों का निर्माण होता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो चतुर्थ महाकल्प में मानी गई है, या नूतन महाकल्प में या चतुर्थ महाकल्प में मानी गई है, जिसे नियोजोइक एरा भी कहते हैं। नियोजोइक एरा भी कहते हैं। नियोजोइक एरा के प्लेस्टिसियन काल में चतुर्थ महाकल्प या नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में गंगा यमुना मैदान द्वारा लाए गए जलोटकों के निक्षेपण से पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है? चतुर्थ महाकल्प या नूतन महाकल्प या नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन कालखंड में गंगा जमुना द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपणों से पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहां तक है, इसकी बात करें हम, तो मध्य के विशाल मैदान, भारत में मध्य के विशाल मैदान में के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्रफल की बात करें तो 23.46% क्षेत्रफल है राजस्थान का। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.46% क्षेत्रफल पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का। और जनसंख्या की दृष्टि से
इसमें लगभग राजस्थान की 39 या कुछ किताबों में 40% लिखी हुई है जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या राजस्थान की 39 से 40% जनसंख्या इस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और जनघनत्व की दृष्टि से अगर जिलों का क्रम बात करें या जिलों की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर और भरतपुर हैं, जहां पर 500 से अधिक जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं ये हैं, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है जिसे एल्फीसोल मृदा भी कहते हैं या दोमट मृदा भी कहते हैं या कांप मृदा भी कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा जिसे एल्फीसोल मृदा या दोमट मृदा या कांप मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है ये, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है ये। सर्वाधिक कृषि संभावना है, उपजाऊ है तो कृषि की संभावना भी सर्वाधिक यहां पे होती है। गहन कृषि की जाती है इसके अंदर। 67% यहां पर जो सिंचाई के साधन है वो कुएं और नलकूपों से यहां पर सिंचाई की जाती है। यानी कि राजस्थान में 67%, राजस्थान में की जाने वाली कुल सिंचाई का 67% सिंचाई कुएं और नलकूपों से की जाती है। कुएं और नलकूपों के माध्यम से गहन कृषि की जाती है, इसलिए यहां पर सर्वाधिक कृषि की संभावनाएं होती हैं इस प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक जनघनत्व है इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में, सर्वाधिक जनघनत्व है जैसा कि अभी अपन डिस्कस कर ही चुके। और लेकिन खनिजों की दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन प्रदेश है। इसमें खनिज बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर पत्थर पाए जाते हैं, लाल पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन और प्रदेशों के कंपैरेटिव में, और भौतिक प्रदेशों के कंपैरेटिव में खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहा जाता है। वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण से पहले एक चीज और देखते हैं कि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को पूर्वी मैदानी प्रदेश क्यों कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि यह पूरब में है, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में है, इसलिए हम पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं कहते कि यह राजस्थान के पूर्व में है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं कि यह पूर्वी तंत्र की नदियों द्वारा, पूर्व दिशा की नदी तंत्र के द्वारा, यानी पूर्वी दिशा की नदी तंत्र गंगा और भागीरथ नदी के नदी तंत्र के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से यह प्रदेश बना है, इसलिए इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसलिए कहते हैं कि पूर्वी नदी तंत्र का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले नदी तंत्र का, चाहे वो बनास नदी ही क्यों नहीं हो। बनास नदी पूर्व में नहीं है, पश्चिम में भारत के नक्शे में पश्चिम दिशा में पड़ती है बनास नदी, लेकिन पूर्वी नदी तंत्र के अंदर आती है क्योंकि बनास नदी का पानी चंबल नदी, यमुना नदी और गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसलिए पूर्वी नदी तंत्र के द्वारा लाए गए जलोटकों के निक्षेपण से यह मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए इस मैदान को पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। तो इसका वर्गीकरण जो है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण करें तो 3 मुख्य भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास और बाणगंगा का बेसिन और तीसरा है माही बेसिन। पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास और बाणगंगा बेसिन और तीसरा माही बेसिन। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चंबल बेसिन। चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन है। प्रमुख विशेषताएं यहां की बीहड़ है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, ये इस नदी की प्रमुख विशेषता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो जानापाप की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जानापाप की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में 84गढ़ नामक स्थान है, चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो चित्तौड़, कोटा,
बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 6 जिलों से होकर निकलती है। कौन कौन से जिले? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 6 जिलों से होकर चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी जो है अपने आसपास चंबल नदी के किनारे पर चंबल बेसिन का निर्माण करती है। चंबल बेसिन के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर एरिया में चंबल बेसिन का निर्माण करती है। 4500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में चंबल नदी का निर्माण होता है, बेसिन का निर्माण होता है। और चंबल नदी की लंबाई राजस्थान में 480 किलोमीटर है। या चंबल बेसिन या चंबल नदी की जो लंबाई है राजस्थान में वो 480 किलोमीटर है। चंबल नदी जो है उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। उत्खात स्थलाकृति कहते हैं ऊबड़ खाबड़ आकृति। चंबल नदी के किनारे पर चंबल नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो उत्खातों का निर्माण करती है, यानी कि एक ऐसी नदी है जिससे अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन कहते हैं कि चंबल नदी में जब ज्यादा पानी आ जाता है तो चंबल नदी का पानी चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है। जब नदी का पानी कम हो जाता है तो आसपास के क्षेत्रों से वो पानी वापस नदी में आता है। तो नदी के जो बाउंड्री होती है, नदी के जो दोनों तरफ की दीवारें होती हैं, उनमें होकर ये पानी वापस उनमें से उनको काट कर ये पानी वापस नदी में आता है। और वापस नदी में आता है तो बड़े बड़े अवनालिकाएं बन जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। तो उनको हम अवनालिका उस और बड़े बड़े खड्डे बनने की वजह से ये अपने साथ में मिट्टी और कंकड़ पत्थर भी लेके आते हैं। तो इस चीज को अवनालिका अपर्दन कहते हैं। यानी कि अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं कि चंबल नदी का पानी जो उसके किनारों पर भर जाता है, किनारों से वापस जब नदी में आता है तो नदी में आने का जो रास्ता है, चंबल नदी के जो सरफेस हैं उनमें जो गड्ढे किए जाते हैं, उस गड्ढों को अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। उत्खात स्थलाकृति मतलब ऊबड़ खाबड़ आकृतियों का निर्माण करती है। चंबल नदी बीहड़ों के लिए फेमस है। यहां पर बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी पूरे भारत में या विश्व में बीहड़ों के लिए फेमस है। बीहड़ क्या होते हैं? चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों में जहां घने जंगल पाए जाते हैं वो बीहड़ कहलाते हैं। यानी कि चंबल नदी के किनारे उत्खात बनते हैं, अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन से बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ खड्डे बन जाते हैं। इन ऊबड़ खाबड़ खड्डों में जो घने जंगल उग जाते हैं, फिर घने जंगल उग जाते हैं, उन घने जंगलों को बीहड़ कहते हैं। यानी कि चंबल नदी के किनारे पर घने जंगल जो पाए जाते हैं वो बीहड़ कहलाते हैं। इस उत्खात के अंदर जो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे बनते हैं, इसमें से जो उच्च भूमि होती है, ऊंचा हिस्सा होता है, उसे डांग कहते हैं। और जो निम्न हिस्सा बनता है उसे खादर कहते हैं। यानी कि चंबल के अंतर्गत जो उत्खात बनते हैं, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे बनते हैं, उनमें से निचले हिस्से को खादर कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को डांग कहते हैं। यानी कि चंबल नदी को डांग क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और डांग क्षेत्र क्या है? डांग क्षेत्र दस्युओं के लिए प्रसिद्ध है, चोरों या डकैतों के लिए प्रसिद्ध है डांग क्षेत्र। यानी कि इसको चंबल नदी के किनारे पर जो बीहड़ हैं, बीहड़ों में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र, डांग प्रदेश क्या है? बीहड़ों में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जहां दस्यु या डाकू निवास करते हैं, डाकुओं के लिए अच्छी शरण स्थली मानी जाती है, डांग प्रदेश वो कहलाती है। ये डांग प्रदेश राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। डांग प्रदेश का विस्तार धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। सर्वाधिक बीहड़ जो है धौलपुर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक घने बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ का मतलब घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घने बीहड़, या केवल ये पूछे सर्वाधिक बीहड़ कहां पर है तो धौलपुर के अंदर। लेकिन सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार की बात करें तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में सबसे बड़ा जिला है सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक बीहड़
धौलपुर में पाए जाते हैं। और इन दोनों के मध्य करौली जिला पड़ता है, इसलिए करौली को बीहड़ों की रानी कहते हैं। करौली जिले का उपनाम बीहड़ों की रानी है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में पाए जाते हैं और सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। ये सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो डांग क्षेत्र बना है, डांग क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं। राजस्थान सरकार द्वारा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया है, जबकि भारत सरकार द्वारा कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा यह 2004 में प्रारंभ किया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा 1989 यानी कि 1989 में कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में की गई थी, 89 में की गई थी, 1989 या 1989 या 1989 में की गई थी, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2004 में शुरुआत किया गया था। ये दोनों ही कार्यक्रम राजस्थान के दो संभागों में संचालित हैं, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और कोटा संभाग के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। तो इन 8 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित है। तो भरतपुर संभाग के जो जिले हैं वो हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के जो जिले हैं वो हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इन 8 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जारी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत अब दूसरे नदी तंत्र की बात करें तो वो है बनास और बाणगंगा का बेसिन। हम बनास और बाणगंगा के बेसिन की बात करें तो बनास नदी जो है हमारा, सबसे पहले हम बनास नदी की बात करें तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में बहती है। भीलवाड़ा से खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर तक ये नदी बहती है। इसी प्रकार से बैराट की पहाड़ियों से एक दूसरी नदी निकलती है। बैराट की पहाड़ियां जयपुर में है, यहां से एक नदी निकलती है बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। तो ये दोनों नदियों के द्वारा कुछ मैदानों का निर्माण किया गया है। कुछ मैदानों का निर्माण किया है, तो वो मैदानों का निर्माण है बाणगंगा नदी द्वारा जयपुर से भरतपुर के मध्य एक रोही का मैदान का निर्माण किया गया। रोही के मैदान का निर्माण किया है या रोही दोआब का निर्माण किया है। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। रोही का दोआब या रोही का मैदान, दो नदी कौन कौन सी हैं? बाणगंगा नदी और दूसरी यमुना नदी। इन दोनों के मध्य एक मैदान का निर्माण किया गया है, वो रोही का मैदान कहलाता है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोही का मैदान कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे जयपुर से भरतपुर के मध्य रोही का मैदान स्थित है। इसी प्रकार से मालपुरा, टोंक जिले, मालपुरा एक स्थान है टोंक जिले के अंदर। मालपुरा टोंक से लेकर करौली के मध्य एक मालपुरा करौली मैदान का निर्माण किया गया है बनास और बाणगंगा नदी के अंदर, बाणगंगा नदी द्वारा। बनास और बाणगंगा नदी द्वारा मालपुरा करौली मैदान का निर्माण या मालपुरा करौली दोआब क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो ये मालपुरा करौली मैदान कहलाता है, जो कि मालपुरा से करौली के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से बनास नदी द्वारा एक तीसरे मैदान का निर्माण किया जाता है, वो है खेराड़ प्रदेश कहते हैं उसे। ये जहाजपुर से लेकर टोंक के बीच में है। जहाजपुर, भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य एक खेराड़ प्रदेश का निर्माण करती है बनास नदी। बनास नदी के द्वारा यहां पर एक मैदान का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार एक पीडमांड के मैदान का भी निर्माण किया जाता है बनास नदी के द्वारा, जो कि देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य है। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य एक पीडमांड
के मैदान का निर्माण किया जाता है बनास नदी के द्वारा। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोही का मैदान या रोही का दोआब प्रदेश। रोही का मैदान कहें या रोही का दोआब प्रदेश कहें, अभी मैंने बताया रोही के मैदान भरतपुर से जयपुर के मध्य स्थित है। रोही का दोआब इसलिए कहते हैं कि ये बाणगंगा और यमुना नदियों के द्वारा बनाया गया है। दो नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को, बनाए गए मैदान को दोआब कहते हैं। दो मतलब दो, आब मतलब मैदान। दो नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र दोआब कहलाता है। रोही दोआब प्रदेश कहें या रोही का मैदान कहें, एक ही बात है। जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। एक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है जो गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और सरसों के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है। गेहूं और सरसों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मैदान है। यही कारण है कि भरतपुर के अंदर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मालपुरा और करौली के मैदान, अगला है मालपुरा करौली का मैदान। तो यह मालपुरा टोंक से लेकर करौली तक के बीच में बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। बाणगंगा और बनास नदियों द्वारा निर्मित मैदान मालपुरा टोंक से करौली के बीच में है। इसे बनास बाणगंगा का दोआब प्रदेश भी कहते हैं। बनास बाणगंगा का दोआब प्रदेश कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है पीडमांड का मैदान। पीडमांड का मैदान जो है देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के अंतर्गत है, भीलवाड़ा तक है, और यह बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य पीडमांड का मैदान है जो कि बनास नदी के अंतर्गत है। वैसे तो ये अगर बात करें तो पीडमांड के मैदान की ये अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरावली प्रदेश जो पड़ते हैं अरावली के अंतर्गत आता है, लेकिन बनास नदी द्वारा यहां पर एक मैदान का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे पूर्व के मैदान में शामिल करते हैं। पीडमांड के मैदान को ये अरावली के भौतिक प्रदेश में आता है। भौतिक प्रदेश की बात करें या फिर अपन लोकेशन वाइज बात करें तो ये भीलवाड़ा और राजसमंद के मध्य है, और भीलवाड़ा और राजसमंद में अरावली का विस्तार है, तो उसे हम अरावली पर्वत के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है, वो बनास नदी के द्वारा मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती, क्योंकि बनास नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, पूरब की ओर अपना जल ले जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, इसलिए उस बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान को पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। पिंडमांड का मैदान। इसके आगे बात करते हैं हम खेराड़ प्रदेश की। खेराड़ प्रदेश जो है इसको माल खेराड़ भी कहते हैं। खेराड़ प्रदेश का दूसरा नाम माल खेराड़ भी है। माल शब्द का अर्थ होता है प्रदेश। माल शब्द का अर्थ होता है प्रदेश। इसे खेराड़ प्रदेश कहें या माल खेराड़ कहें। ये माल खेराड़ या खेराड़ प्रदेश जो है जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक जिले के अंतर्गत आता है। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के बीच में बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। एज इट इज याद रखना है, क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ यही आएगा खेराड़ प्रदेश कहां पर है या खेराड़ प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य खेराड़ प्रदेश का विस्तार है जो कि बनास नदी द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं माही नदी तंत्र की। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर माही नदी तंत्र की बात करते हैं तो माही नदी जो है हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में से राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में होते हुए वापस चली जाती है, वापस राजस्थान से बाहर आ जाती है, निकल जाती है। यानी कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के दो जिलों में है, मात्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। लेकिन माही के बेसिन की बात करें तो माही बेसिन 3 जिलों में फैला हुआ है, वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन 3 जिलों में है माही बेसिन। अब माही बेसिन जो है के द्वारा भी कुछ, माही नदी के द्वारा भी कुछ मैदानों का निर्माण किया जाता है। वो मैदान कौन कौन से हैं? एक तो है कांठल का मैदान, प्रतापगढ़ के अंदर कांठल का मैदान का निर्माण किया जाता है। दूसरा है छप्पन का मैदान,
56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों के अंतर्गत है। ये 56 गांवों या नदी नालों का वो है समूह है। 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। और तीसरा निर्माण होता है इस नदी द्वारा बांगड़ प्रदेश का, जो कि बांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत है। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है माही नदी, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। अब एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कांठल का मैदान। तो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है, दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। ये माही नदी द्वारा एक तटवर्ती मैदान का निर्माण किया है। इस तटवर्ती मैदान को कांठल का मैदान कहते हैं। और क्वेश्चन में आएगा तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कांठल का मैदान स्थित है, 4 जिलों के नाम देगा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो आंसर होगा प्रतापगढ़, यानी कि कांठल का मैदान प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद बांगड़ प्रदेश की बात करें तो बांगड़ प्रदेश को प्राचीन काल में बाग्र घाट भी कहते थे। बाग्र घाट क्यों कहते थे? माही नदी इस प्रदेश से होकर गुजरती है और प्राचीन काल में व्याघ्र जो है यहां पर पानी पीने आया करते थे, इसलिए इसको व्याघ्र घाट भी कहते हैं। बांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में फैला हुआ है और ये एक विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। माही नदी यहां पर एक विखंडित पहाड़ी क्षेत्र बनाती है। यहां पर एक्चुअली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो पर्वतीय प्रदेश है, उस पर्वतीय प्रदेश को मेवल कहते हैं। पर्वतीय श्रृंखला को मेवल कहते हैं। वहां पर जो पर्वत है उनको मेवल कहते हैं, जिनको माही नदी तोड़ती हुई, काटती हुई माही नदी एक विखंडित पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण करती है और वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है, जिसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं। विखंडित पहाड़ी प्रदेश का निर्माण करती है मेवल चट्टानों को, मेवल की नदी पहाड़ों को तोड़कर। एक और रह गया, कांठल का मैदान कर लिया हमने। 56 का मैदान, 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है। 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है। ये एक 56 नदी नालों या गांवों का वो है, 56 नदी नाले या 56 गांवों के समूह है 56 का मैदान। पूछा क्वेश्चन यही जाएगा, 56 का मैदान स्थित है, आंसर आएगा 2 जिलों का युग्म देगा वो, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, इस तरह से युग्म देगा तो हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गांवों या 56 नदी नालियों का समूह है 56 का मैदान। दोस्तों 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, लेकिन 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। ये ध्यान रखना है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में हैं। यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है कि 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में हैं और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये पूर्वी मैदानी प्रदेश समाप्त हुआ। आपने हमारे वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।